नमस्कार दोस्तों मैं नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की हिंदी का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड मिलेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से देख के TMA सॉल्व करते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलने की गारंटी हम देते हैं। साथ ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीएमए कितने मार्क्स का होता है, कैसे बनाना होता है, कब सबमिट करना होता है, क्या लास्ट डेट होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप टीएमए सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या फेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम जो है अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट के टीएमए अपलोड करने वाले हैं, साथ ही हम हैंड रिटन टीएमए भी प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है और आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। इन केस अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है पेमेंट करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है टीएमए बनाना कैसे है। तो आपको जो है A4 साइज की शीट लेनी है, उस पर जो है आपको सारे आंसर सॉल्व करने हैं। और एक चीज और बताऊंगा आपको, फ्रंट पेज अपना बनाना है। फ्रंट पेज पे आप चार चीजें जरूर मेंशन करेंगे। पहला आ जाता है आपका नाम यानी नेम, दूसरा आएगा आपका एनरोलमेंट नंबर जो कि आपके आईडी कार्ड पे दिया होगा, तीसरे नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट कोड। ठीक है, सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट कोड डालोगे, जैसे हिंदी का तो हिंदी लिख के 301 लिख देना है आपने। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आप अपना एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर, जो कि आपके आई कार्ड में नीचे की तरफ नीली कलर की जो ब्लू कलर की पट्टी होती है उस पर लिखा हुआ होता है एआई यानी स्टडी सेंटर, और उसका कोड भी लिखा रहता है। तो वो कोड के साथ आपको मेंशन कर देना है। ये चार चीजें तो आपको जरूर मेंशन करनी है। उसके अलावा आप अपनी क्लास वगैरह भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब सबमिट होता है, कहाँ पे सबमिट होता है। तो टीएमए सारे जो है आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे और इसकी कोई भी फीस नहीं जाती है। टीएमए सबमिशन की कोई भी फीस नहीं है, ना ही आपको कहीं पे देने की जरूरत है। अगर आपका स्टडी सेंटर भी आपको बोलता है कि आप हमें दीजिए, हम अपलोड कर देंगे, उसके बदले में आपको इतना पे करना पड़ेगा या हमें सबमिट करो, टीएमए सबमिट करने के पैसे लगते हैं, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। टीएमए जो है आप ऑनलाइन खुद अपलोड कर सकते हो, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जो है टीएमए सबमिट नहीं हो रहे हैं। टीएमए सबमिशन अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए दिसंबर में स्टार्ट होते हैं और लास्ट डेट जो होती है 31 जनवरी होती है। तो दिसंबर तक आपको वेट करना है। तब तक आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं, पीडीएफ बना के अपने पास सेफ रखिएगा, क्योंकि अगर आप बिना पीडीएफ बनाए ऐसे रख देंगे तो हो सकता है फाइल इधर उधर हो जाए आपकी। तो उन सबको आपको एक पीडीएफ बना के रख लेना है फ्रंट पेज के साथ। अक्टूबर वाले स्टूडेंट की बात करें तो इनके लिए जून में स्टार्ट हो जाता है सबमिशन और जुलाई लास्ट डेट होती है आपकी 31 जुलाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट डेट बता दी। अब बात करते हैं कितने मार्क्स का होता है। जो टीएमए होते हैं वो आपके 20% मार्क्स कैरी करते हैं। तो आपका हिंदी जो है थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर आता है आपका 100 मार्क्स का। तो 100 में से 20 मार्क्स जो है आपके टीएमए के हो जाते हैं। अगर आप टीएमए टाइम पे सबमिट नहीं करोगे तो आप फेल नहीं होगे, लेकिन आपके उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं एनआईएस में कैसे पास होना है, किस तरीके का पासिंग क्राइटेरिया है, उसकी एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर आप देखोगे तो ये अब आप बोलोगे कि 100 का थ्योरी 20 तो 120 हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। इस 100 को 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर जो आपको मार्क्स मिलते हैं थ्योरी में वो 80 आउट ऑफ मिलते हैं और 20 में से जितने भी आए होते हैं इसको ऐड कर दिया जाता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सपोज आपके इसमें आए 16 मार्क्स, इसमें आए आपके ये 80 में से आपको मान लो 64 मार्क्स आ गए, तो 16 और 64 दोनों को ऐड करके आपके मार्क्स बन जाते हैं 80। ठीक है, तो आपको 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले। इस तरीके से जो है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब आंसर्स की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो। हमने अपने चैनल पे अदर सब्जेक्ट के भी अपलोड कर रखे हैं और 10th क्लास के भी टीएमएज हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आपको 40 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना था, तो हमने इसका ख पार्ट करा है।
हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 40 से 60 शब्दों में लिखने के लिए बोला हुआ है, तो इतना आंसर आपका सफिशिएंट है, जो कि आपका 5-6 लाइन में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका 2 मार्क्स का है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका भी आंसर आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। इसका भी आंसर आपको दिख रहा होगा। तो 2 विशेषताएं बतानी थी। तो जो मुख्य पात्र थी, ठीक है, उसकी 2 विशेषताएं थी, वो स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही थी। मतलब कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वाभिमान था और कला के लिए समर्पण था। मतलब कला को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो अरुणा नाम था उसका। तो ये हमारे दोनों पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन भी जो है आपका 40 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसका भी हमने ख पार्ट करा है, दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही पार्ट करोगे आप तो उसी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीएमए वाले चैप्टर होते हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 to 150 वर्ड्स यानी 100 से 150 शब्दों में देना है। तो इसका हमने क पार्ट करा है। वह तोड़ती पत्थर कविता के संदेश को सविस्तार प्रस्तुत कीजिए और आज के परिवेश के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो देखो सबसे पहले ये कविता किसने लिखी, ये नाम याद रख लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे ये चैप्टर आ नहीं रहा तो याद करने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही चीप रेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। तो इसका हमने ख पार्ट करा है। एक प्रभावी मंच संचालक की 4 प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। पहली विशेषता बताइए कि क्या विशेषता होनी चाहिए। तो दर्शकों का की मनोस्थिति को समझना, कि उसको दर्शकों के मन में क्या चल रहा है वो समझना जरूरी है। उसका उदाहरण यहाँ पे दे दिया गया है। सेकंड है दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करना, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आ जाता है आपका, प्रतिक्रिया के अनुसार त्वरित निर्णय लेना, कि अब कैसी प्रतिक्रिया है दर्शकों की, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है डिसीजन लेना होगा। उसके बाद फोर्थ आ जाता है भावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति। मतलब उसके अंदर थोड़ी सी भाव होनी चाहिए, मतलब कि खुशी हो गया, दुख हो गया, ऐसे कुछ भाव उसके वॉइस से झलकने चाहिए, ठीक है। जैसे वो जैसा भी वर्ड वो यूज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी आवाज को तेज, ऊंचा और धीमा करना हो। जैसे अब मान लीजिए कोई सैड चीज बता रहे हो तो उसमें उसके आवाज में करुणा होनी चाहिए और हल्कापन होना चाहिए। और जो जोश वाली चीज होती है, एनर्जी वाली में, उसकी आवाज एकदम तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। तो इसका हमने क पार्ट करा है। क्या बोला गया था क पार्ट में, भक्ति काल और आधुनिक काल के 4 कवियों के, मतलब कि 4 भक्ति काल के और 4 आधुनिक काल के कवियों का परिचय लिखना है। उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण चित्र सहित प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। कि चित्र, उनकी फोटो भी लगानी है आपको और उनकी रचनाओं का बारे में भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे भक्ति काल के देखो यहाँ क्या लिखा है। भक्ति काल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जिसमें भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई संत कवियों ने समाज में धर्म, प्रेम और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाया। यहाँ भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके कबीरदास जी। इनकी फोटो आपको दे रखी होगी, गूगल से आप निकाल के लगा सकते हैं। अब ये फोटो आपको कहाँ लगानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपना शीट्स लेंगे तो प्रैक्टिकल शीट्स लेनी है अपनी, या फिर अगर प्रैक्टिकल शीट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ ही आपको अपलोड करना है। तो किसी वाइट पेज पे या ब्लैंक पेज पे जो है इन पिक्चर्स को पेस्ट कर देना है। ये नहीं कि आपने ये इनके बारे में लिखा और उसके सामने इनकी फोटो लगा दी लाइनिंग साइड वाली। लाइनिंग साइड वाली नहीं लगा, लाइनिंग साइड वाले पे इनकी फोटो नहीं लगानी है, प्लेन साइड पे लगानी है आपने, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और जिन भी कवि का होगा उसके सामने उन्हीं की फोटो आनी चाहिए। मीन्स कि अगर आपका, मान लीजिए आप यहाँ पे आपकी 2 शीट में दिखा देता हूँ आपको, एक लाइन वाली एक बिना लाइन वाली। इस साइड आप लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा और इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से जो है आपने मान लीजिए कबीरदास जी के बारे में लिखा, तो इसके सामने सिर्फ कबीरदास जी की ही फोटो आनी चाहिए। यहाँ पे आपने कबीरदास जी की फोटो लगा दी, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ से मान लीजिए तुलसीदास जी का स्टार्ट होता है, तो इसके सामने आप तुलसीदास जी की फोटो लगाएंगे। ये नहीं कि आपका आंसर कहीं और जा रहा है, पिक्चर्स कहीं और लगनी है, तो इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर अपना लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको करना है। तो कबीरदास जी का हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं तुलसीदास जी। उनका परिचय दिया गया, ज्यादा बड़ा नहीं दिया गया, क्योंकि अगर थोड़ा ज्यादा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि 4 यानी 8 कवियों के बारे में आपको इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे सूरदास आ जाते हैं। सूरदास की फोटो यहाँ पे आपको दी गई है। जरूरी नहीं है कि आप ये सेम फोटो लगाए, गूगल से आप सर्च करके निकाल के लगा सकते हैं। इसके बाद मीराबाई का आ जाता है, ठीक, मीराबाई के बारे में बताया गया है। उसके बाद आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में कई प्रमुख कवियों ने योगदान दिया। यहाँ आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में दिया गया, ये इनकी फोटो है और इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में अब आप ये सोच रहे होंगे दिनकर इन्वर्टेड कॉमा में और ऊपर निराला किस लिए लिखा गया है। तो ये कुछ उपाधियां होती है जो हिंदी के कवियों को दी जाती हैं उनकी रचनाओं से रिलेट करके। इसके बाद आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में दिया गया है यहाँ पे, इनका परिचय आ गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी और आंसू, ठीक है। तो ये भी आपका एज इट इज लिख लेना, हेडिंग बना लीजिएगा। जयशंकर जितने भी अभी आपके कवियों के नाम आए इनको ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा या किसी चीज से हाईलाइट कर दीजिएगा और पिक्चर इनके सामने ही लगाइएगा। जैसे जयशंकर जी के बारे में लिखा हुआ तो इनकी पिक्चर जो है व्हाइट साइड जो है उसके जस्ट सामने लगाइएगा। इसके बाद आ जाता है हरिवंश राय बच्चन जी का। इनका परिचय आ जाता है। बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे जिनकी रचनाएं सरल भाषाओं में जीवन और प्रेम के गहरे भावनाओं का अभिव्यक्त करती हैं। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं आ जाती हैं मधुशाला और निशा निमंत्रण, ठीक है। तो अब तक आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टीएमए किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।